हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के हाई स्कूल बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट यानी हिंदी के बारे में जानने वाले हैं कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किस टाइप से हमें लिखना है, अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो किस नियम का प्रयोग करना है, कैसे लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं आप लोगों का। क्योंकि हमारे पास देखिए क्वेश्चन पेपर भी है, क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आया हूं, OMR शीट भी लेकर के आया हूं। जो नया नियम परिवर्तन किया गया है, OMR शीट पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के भरने हैं। ठीक है, क्वेश्चन विद्या भी है, सारे काफ़ी बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स भी है, सारी चीज़ें हैं, सभी क्वेश्चंस मैं नोटेड किया हूँ। और आप लोगों के लिए समझ लीजिए, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो 100% हम गारंटी देते हैं दोस्तों, 70 नंबर्स जो आपका थ्योरी आप एग्जाम देंगे उसमें से 50 प्लस करके आएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं और 100% गारंटी देते हैं। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो 50 प्लस मार्क्स आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम काम की बात स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए दोस्तों, इसमें है क्या, पहले जो हिंदी का एग्जाम्स होता था, बेसिकली हम हिंदी की ही बात करने वाले हैं अभी, और सभी सब्जेक्ट्स का बारी बारी से करेंगे। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो एग्जाम होता था उसमें हमें देखिए टोटल 100 मार्क्स होते हैं, सबको पता है, जिसमें से हमें 70 मार्क्स थ्योरी करने हैं और 30 मार्क्स जो होंगे वो प्रैक्टिकल स्कूल से दिया जाएगा। ठीक है, इस स्कूल द्वारा, ये स्कूल के हाथ में रहता है, हमें 70 मार्क्स है यानी 70 नंबर है, इसी में से लिखना है। अब आप एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझिए। पहले क्या होता था, 70 क्वेश्चन सारे लिखने के लिए आते थे, सब के सब हमें लिखना होता था। लेकिन इस बार से जो यूपी बोर्ड ने ये एक परिवर्तन किया है कि 70 नंबर यानी 70 नंबर में से 20 क्वेश्चन जो होंगे, यानी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे, जिसको आपको इस OMR शीट पे देना है। ठीक है, अभी हम इसको समझा रहे हैं, पहले आप इसको समझिए। और जो आपको आपके जो 50 नंबर होंगे ये आपको लिखित देने हैं, यानी कि ये आपको लिखित तैयार करना है, लिखित पेपर में देना है। अब इसको समझिए, ये जो 20 नंबर्स होंगे वो आपको OMR शीट पे दिए जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये OMR शीट है। क्या है दोस्तों, OMR शीट है। ये सारी चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लियर नहीं, ये सबका अलग अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसा ये आप क्लियर हो रहा होगा आपको, तो ये जिला कोड है। ठीक है, यहाँ पे जिला का अपने कोड ये बताया जाएगा आपको। ये पर केंद्र का कोड है, यानी जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए है। ये अनुक्रमांक यहाँ पे आपको भरना है, ये भरा गया है। एक मैं फॉर्मेट आप लोगों को केवल समझाने के लिए लाया हूँ। तो ये आपका यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है। इसके बाद विषय कोड, हिंदी का ये कोड होता है, इसको आपको भरना है। और प्रश्न पत्र कोड ये। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ये आपको जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ है और 10 क्वेश्चन यहाँ 20। तो जैसे कि आपको इसमें से जो क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा उस पर आपको गोला करना है। अभी इसके बारे में हम ज्यादा डीप से जानकारी आपको एग्जाम से 2-3 दिन पहले देंगे। ठीक है, कि आपको कैसे OMR शीट भरना है, कैसे कॉपी भरनी है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा, अब इसको छोड़ करके 20 नंबर्स जो हैं वो छोड़ देना है। ये OMR शीट पे आपको देना है, छोड़ना नहीं है। ये ऑप्शनल होंगे। एक इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, अभी एग्जाम से पहले बताएंगे। अभी आप केवल इस 50 पे, ये 50 जो नंबर्स है, देखिए सभी सब्जेक्ट्स में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देने हैं, ये तो क्लियर है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, उसको तो आप अगर गलत करेंगे वो सीधा का सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है, अगर आप उसको नहीं करेक्ट लगाएंगे तो वो आपका गलत माना जाएगा। लेकिन जो 50 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसमें से हम आपको बता रहे हैं, इसमें से जो चीजें आपको हम समझाएंगे वो आपका 100% श्योर सही होना है। ठीक है, और इस 20 नंबर्स के लिए भी हम अभी आपको एक लॉजिक बताएंगे लास्ट में, वीडियो के अंत में। तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नियम से कैसे होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप आराम से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के उसमें देना है। फिर यहाँ से देखिए, इसको तो मान लीजिए ऑप्शनल में आ गया। अब यहाँ से जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन है, एक ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 होंगे। देखिए इसमें से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। 2 + 2 + 2, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों के जवाब हम भी आपको बता रहे हैं। एक ये क है, ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए ये एक ख है। तो ये दोनों में से आपको एक करना है, ध्यान से समझिएगा। तो हम भी दोनों में से चाहे एक जो भी करिए, तो एक हम समझा रहे हैं आपको भी। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए,
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये रेखांकित है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनित के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब दोस्तों ये आप पैराग्राफ पढ़ लिए ना, पढ़े किस लिए हैं अभी हम ये समझाते हैं आपको। इसमें से आपको देखिए 3 क्वेश्चन है, आप क्लियर देख रहे होंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर इस पे हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर इस पे है। कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, 2 नंबर इस पे है। आइए अब हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। दोस्तों जो संदर्भ होता है वो कैसे लिखना है आपको पहले ये समझ लीजिए। संदर्भ देखिए, संदर्भ के लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है, जो ये पैराग्राफ हम अभी आपको दिखाएं पढ़ाएं, जो भी जरूरी नहीं यही ये तो नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप से आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, हिंदी के बुक में जितने भी लेसन्स हैं सभी लेसन को विधिवत पढ़ना है, और उसके बाद आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको आपके ध्यान से अगर नहीं रहेगी तो नोट करते चलिएगा। तो आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है ये आप समझिए। तो पहले क्या करिए, आप जितने भी लेसन हैं सबको विधिवत पढ़ डालिए पूरा, ताकि आपको अगर किसी भी लेसन के एक पैराग्राफ निकाल के दे दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, तो आप उसका जवाब आसानी से दे लें, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सभी लेसन याद होने चाहिए, और उस लेसन का लेखक कौन है ये याद बहुत जरूरी होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे। अब संदर्भ लिखेंगे कैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, अब ये हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो संदर्भ लिख लिए हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए ये है संदर्भ, ठीक है, संदर्भ हेडिंग हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद लिखना है तुम्हें, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मित्रता, ये इंपॉर्टेंट है, पाठ का नाम है यहाँ पे, और सारी चीजें देखिए। अब यही संदर्भ आपको पूरा लिखना है चाहे जिस भी लेसन से है, लेकिन उसमें 2 चीजें बदलनी है, एक पाठ का नाम और एक लेखक का नाम। अगर वो गद्य खंड से है तो हिंदी जैसा कि सबको पता है 2 खंड में है, एक गद्य और एक पद्य, दोनों के बारे में भी हम बता रहे हैं आपको। अगर गद्य खंड का आपसे लिया गया है तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अगर मान लीजिए जो आपके पेपर में आया है वो कोई और खंड का, मतलब कोई और एक दूसरे पाठ से है, तो जिस भी पाठ से होगा वहां पे सारी चीजें सेम रहेंगी, बस पाठ का नाम आपको बदल देना है। वो जिस पाठ से रहेगा आपको दोस्तों क्या करना है, उस पाठ का नाम यहां पे देना है, और इसके बाद ये चीजें सारी चीजें सेम रहेंगी। जिसके लेखक, अगर वो गद्य है तो यहां पे हमें लेखक लिखना है, अगर वो पद्य रहेगा तो रचयिता लिखना है। देखिए 2 चीजें इसी के माध्यम से गद्य के, क्योंकि अभी आगे जो होगा उसमें पद्य से भी संदर्भ आपको लिखना है। तो आप समझिए, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर मान लीजिए कोई और दूसरा पाठ है, दूसरे पाठ से जो आपके पेपर में आया है, संदर्भ तो कंफर्म है, 100% गारंटी है दोस्तों कि संदर्भ पूछा ही जाएगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है किसी पाठ से, जितने लेसन है किसी भी पाठ से पूछा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए दूसरे पाठ से पूछा गया तो सारी चीजें सेम लिखनी है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, केवल आपको पाठ का नाम बदल देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जो लेखक हैं इनका नाम परिवर्तित कर देना है, और सारी चीजें दोस्तों यहां पे सेम रहेंगी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, जो हम आपको दिखाए थे कि इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कि प्रस्तुत उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित भाग जो रहेगा इस प्रकार से, यहाँ पे जैसे देखिए रेखांकित किया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब इसको आप समझिए थोड़ा सा। अब ये हिंदी में ऑलरेडी लिखा गया है, लेकिन आपको हिंदी में ही इसकी व्याख्या करनी है। तो अब इसको कुछ अपने भाषा में बना करके अब वहां पे आपको लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ये तो रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या हेडिंग डालनी है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालना है दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जैसे कि मान लीजिए, अब रेखांकित अंश की व्याख्या अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग केवल समझना है। क्यों? क्योंकि जरूरी तो है नहीं यही आएगा, हम केवल आपको एक तरीका समझा रहे हैं लिखने का। तो अगर आपको व्याख्या करना आता है तो अच्छी चीज है, अगर नहीं आता है दोस्तों तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी चीजें जरूरी नहीं है यही आप लिख देंगे तो भी चलेगा।
ठीक है। एक बार के लिए अगर आता है तो ठीक है, अगर आप बना पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो छोड़ने से बेहतर है कि जितनी दूरी रेखांकित किया गया है वही। जैसे इसमें क्या है, कुसंग का जो अर्थ सबसे भयानक होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कुसंग जो हमारी बुरी संगति होगी उसका जो असर होता है वो बहुत ही बुरा होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे कि लेखक का कहना है कि जो कुसंग होता है यानी कि बुरी संगत जो होती है उसका असर बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, आगे है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब हमारी सोच और हमारी नीति जो रणनीति होती है केवल इन्हीं का नाश नहीं करती बल्कि हमारी बुद्धि का भी नाश करती है। तो बस इतना आपको लिख देना है व्याख्या में, 2 नंबर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में भी मिल जाएंगे दोस्तों। अब जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि इसमें दिया गया है कि देखिए ध्यान से, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब इसका जवाब इसी पैराग्राफ में रहेगा। अब इसका जरूरत नहीं यही है, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा थर्ड, उसका जवाब आपको इसी में से देना है। समझ में आया? ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और 6 नंबर इसी प्रकार से आपको करना है। अब सेम चीजें क्वेश्चन नंबर आगे हम दिखाते हैं, जैसे आपको हम गद्य में बताएं वैसे ही यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो पद्य में भी ऐसे ही दिया जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य की स्पष्टि कीजिए। इसमें अंतर यह है कि उसमें 2-2 नंबर के होते थे, इसमें संदर्भ 1 नंबर का होगा और इसके सौंदर्य के बारे में 1 नंबर होगा, लेकिन 4 नंबर व्याख्या पे होगा। इसमें भी देखिए 2 दिया है, क और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ख। ठीक है ना, तो दोनों में से किसी एक का करना है, एक का व्याख्या कर, संदर्भ लिखना है, व्याख्या। अब संदर्भ में हम आपको थोड़ी सी चीजें समझा देते हैं। संदर्भ हो गया और व्याख्या, तो संदर्भ में सारी चीजें सेम रहेंगी अगर वो दोहे से, ये जो पद्य, अब देखिए यहाँ पे दिया है ना कि पद्यांशो, देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, पद्यांशो। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो यहाँ पे गद्य है यहीं पे हमें क्या कर देना है, पद्य। पद्य खंड काव्य में संकलित मित्रता, अब जहां पे यहाँ पे मित्रता था जो इसमें, अब ये जिस पाठ से भी लिया गया रहेगा वहां पे उस पाठ का नाम, समझ में आ रहा है, नामक पाठ से अवतरित है जिसके लेखक, अब लेखक की जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, पद्य की बात कर रहे हैं हम। पद्य में आपको लिखना है रचयिता। क्या लिखना है दोस्तों, रचयिता। अब जो भी लेखक रहेंगे, जरूरी नहीं है यही रामचंद्र शुक्ल जी होंगे, नहीं तो जो भी हैं वो हैं, बस इतनी चीजें आपको सुधार करनी है, 2-3 चीजें, एक यहाँ पे पाठ का नाम, एक रचयिता और दूसरी चीजें पद्य, और एक यहाँ पे जो लेखक रहेंगे, सेम चीजें सारी यही रहेंगी। आपको इस प्रकार से पद्य का भी संदर्भ हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। देखिए एक वीडियो में सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी, तो अभी हम 2-3-4 वीडियो हिंदी पे ही बनाने वाले हैं, तो सारी वीडियो देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना आपके लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब देखिए इसमें 3 दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी और रुक जाइए, ये 2+3 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा आपका। और इसके बाद देखिए ये क्या है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब इसमें भी 3 ऑप्शन दिया गया है, पहला है तुलसीदास जी, दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत और तीसरा है रामनरेश त्रिपाठी। अब इसमें आराम से समझ लीजिए, आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा, 3 लेखक दिए जाएंगे जिसमें से केवल आपको एक लिखने हैं। देखिए गद्य से भी 3 होंगे और पद्य से भी 3-3 6 नंबर, 3 नंबर आपको गद्य से मिलने वाला है और 3 नंबर दोस्तों आपको पद्य से मिलने वाला है। लेकिन इसको आप समझिए थोड़ा सा, जो हमारा गद्य खंड काव्य होगा, क्या गद्य और एक होगा पद्य, तो पद्य में भी हमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसे ऐसे ही गद्य में भी होगा। अब आपको क्या करना है, अब सारे लेखकों को तो याद नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन हम आपको एक सजेस्ट सुझाव देंगे कि जो पद्य में आपको याद करना है तो 2, एक तुलसीदास और एक सूरदास, 2 जन का तैयार कर लीजिए। इसमें से एक जन 100% आना है, आप विश्वास करके 2 जन का तैयार कर लीजिए। ठीक, आपका जो दिक्कत था गद्य का, पद्य का, वो दूर हो गया। अब गद्य की बात करते हैं, तो देखिए गद्य में जैसे कि आप कोशिश करिए कि एक जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए। किसका? एक जयशंकर प्रसाद का, और दूसरा रामचंद्र शुक्ल का ही याद कर लीजिए, या फिर किसी और एक का ऑप्शन आपके ऊपर है, लेकिन एक जयशंकर प्रसाद का जरूर याद कर लीजिएगा। अब अगर आप 2 याद किए हैं तो कोई ना कोई एक आना तय है, 3 में से, तो ये 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे और 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। देखिए अगर 3 नंबर का है तो कोशिश करिएगा आराम से साफ सुथरा लिखिएगा,
पेज, एक पेज तो लिखिए, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिखिएगा, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना आपके लिए वो बेनिफिट देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये 6 नंबर आपके लिए तैयार हो गया। 6 नंबर उधर से, 6 नंबर गद्य से, 6 नंबर पद से, और जो आपको संदर्भ प्रसंग लिखना था, और अब इसमें संदर्भ और व्याख्या, अब इसमें 6 नंबर तैयार हो गया आपका, अगर आप तैयार कर लिए तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है। अब इसमें देखिए कुछ संस्कृत के भाग हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो संस्कृत का भाग हम आपको अलग से बताएंगे, संस्कृत के लिए केवल अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि देखिए संस्कृत में कई चीज़ें आती हैं, पहले आपको समझना है। क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, कुछ हिंदी रहता है जिसका आपको संस्कृत से हिंदी रूपांतरण करना रहता है, और जैसा कि इसमें दिया गया है, देखिए संस्कृत का भी पाठ रहता है। क्वेश्चन आपको हम पढ़वा के थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद में डीप में जानकारी अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए सारी जो जितना पैराग्राफ है सबको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, और जिसके बदले आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसी प्रकार से गद्य, इसमें भी एक दोहा रहता है, इसको छोड़िए अभी, इसके लिए हम अलग से जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको समझाएंगे। अब 7 का देखिए, 7 का क, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर। और दूसरा ख क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्कृत का है, अभी रुक जाइए, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ये जो 7 का जो दोहा, कोई एक श्लोक लिखना है, एक चीज समझिएगा, एक आराम से ठीक ठाक जो श्लोक हो, जो तुम्हें आपको लगे कि याद हो जाएगा, ठीक है, वो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर तय है, 100% तय है कि आने वाला है, तो इसलिए आपको श्लोक क्या करना है, याद कर लेना है। तो ये भी हो गया आपका 2 नंबर। अब इसमें हम थोड़ी ना अब यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं दोनों दोस्तों कि कितने श्लोक बताएं, कौन सा श्लोक याद करिए, आप श्लोक याद करना है कोई सा भी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बुक से या विद्या से कहीं से भी एक श्लोक याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करेंगे तो दोस्तों देखिए, अब ये संस्कृत का खंड काव्य है, ये आप जो देख पा रहे होंगे ये भी संस्कृत का ही भाग है। तो संस्कृत पे हम पहले ही बताए हैं कि आप चर्चा करेंगे आगे। अब आ जाइए व्याकरण पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक जो था, अब यहाँ से आगे है व्याकरण। व्याकरण को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे व्याकरण। व्याकरण में क्या है कि व्याकरण में आपको गारंटेड है कि वो नंबर मिलने ही मिलने हैं। व्याकरण में आपको पक्का है कि ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। व्याकरण में जो चीज़ें हैं सीमित हैं, और नंबर आपको उसमें से श्योर उठ जाएगा। बस आप ध्यान से पूरा देखिए, अभी आगे जो बताने वाले हैं हम उसको ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। तो अभी जैसा कि क्वेश्चन पहले दिखाते चलते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ आएगी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण खंड काव्य से, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा सहित उदाहरण सहित दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। अब ख क्या है, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है। दोहा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। पहले ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हास्य रस और करुण रस है, और ये अलंकार है, और ये छंद है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें से आपको पढ़ना क्या है। देखिए, रस होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम में आने वाला है, जो आपके सिलेबस के आधार पर तय किया गया है, वो केवल दो रस हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही रस पढ़ने हैं। हास्य रस का परिभाषा याद कर लीजिए, और एक उदाहरण। सेम करुण रस में भी एक परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिए, और एक उसका उदाहरण, बस। क्योंकि हो सकता है बाय द वे दोनों पूछे, या दोनों नहीं, कम ही चांस है एक पूछेगा। अब कौन सा पूछ सकता है तय नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर तय है कि 2 में से पक्का एक पूछा जाएगा। ये आप याद रखिएगा, रस में 2 में से एक पक्का पूछा जाएगा, और 2 नंबर आपको दे के जाएगा वो। तो ये चीज़ें तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, अलंकार। देखिए, अलंकार भी काफ़ी होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में वो केवल 3 अलंकार हैं, हम आपको जो बताने वाले हैं। पहला क्या है, जैसे कि आपको तीन ही अलंकार तैयार करने हैं जो आपके सिलेबस में है, और तीनों में से ही आएगा, 100% 3 में से एक आएगा, चाहे जो भी आ सकता है। जो एक उपमा, ठीक, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक, और जो तीसरा है वो क्या है, उत्प्रेक्षक अलंकार,
क्या है दोस्तों? उत्प्रेक्षक अलंकार। अब ये तीनों हैं, अब उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इस तीनों में से एक जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। या तो उपमा अलंकार आ सकता है, या तो रूपक अलंकार आ सकता है, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार आ सकता है। और ये भी आपको 2 नंबर दे के जाएगा। कितना? 2 नंबर ये भी आपको दे के जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो था दोहा छंद या रोला छंद। देखिए छंद भी दो आपके सिलेबस में 2 ही हैं, एक रोला छंद है और एक दोहा छंद है। अब इसमें से क्या करना है आपको? रोला सोरठा 2 होता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, ये भी 2 नंबर देके जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें भी दिक्कत है तो हम इस पे भी आगे वीडियो बनाने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम केवल ये समझा रहे हैं कि क्या आएगा। सबके पास बुक तो है ही है, विद्या है, ठीक है, तो वहां से आप व्याकरण तैयार कर सकते हैं। केवल हम आपको समझा दे रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, जो जो कन्फर्म है आने वाला है और आपको पढ़ना कौन कौन सा है, ये चीजें नोटेड हैं। अब देखिए, अब दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं निरंतर अभी, तो देखिए यार आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। रात के देखिए 1 बजने वाले हैं, 1 बजे हम सोचिए जग के आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप छोटा सा मेरा काम कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा लोगों के बीच जाएगा वीडियो और ज़्यादा लोग देखेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी करवा सकता हूँ। ठीक है ना, तो इतना ज़रूर करिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1-1 नंबर के 3 नंबर ये भी देके जाएगा आपको। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है व्याकरण का, ये भी देखिए यहाँ पे 3 नंबर का है दोस्तों, 1-1 3 नंबर का देके जाएगा। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। अभी हम समझा रहे हैं आपको। और जो यहाँ नीचे देखिए क्या दिया है 2 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। अब इसमें आपको हम समझाते हैं कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं उपसर्ग की। किसकी दोस्तों? उपसर्ग की। और इसके बाद बात करेंगे प्रत्यय की। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे जो इसमें एग्जांपल दिया गया है सह, सु, अधि। उपसर्ग जो होता है दोस्तों वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। क्या होता है? उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसका कोई और अर्थ बना देता है। जैसे इसमें एक दिया है सह, केवल एक ही शब्द तो बनाना है आपको, सह। अब ऐसा सोचिए कि सह किसी शब्द के पहले जुड़ जाए और उसका कोई एक शब्द बना दे। जैसे सहपाठी, सहकारी, सहमत, कुछ भी चीजें बना सकते हो, केवल एक ही आपको बनाना है। अगला जैसे दिया है सु, तो सुस्वागतम, सुसंगठित, ठीक, कोई भी ऐसे। और अधि दिया है नेक्स्ट, अधि का मतलब अधिकार, अधिकरण, अधिनियम, ठीक, तो कुछ भी चीजें बना सकते हो। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। उपसर्ग का मतलब है ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाए। और जस्ट प्रत्यय का उल्टा है, ये क्या करता है? किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। समझ में आ रहा है? ये किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है त्व। क्या है दोस्तों? त्व। अब इसका कोई भी एक आप अपने मन से बना दीजिए। जड़त्व, गुरुत्व। ये गुरुत्व शब्द के कहां जोड़ रहा है? लास्ट में। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से जैसे ता है, ता का मतलब है प्रभुता, महत्वता, महानता, ठीक है ना, तो ये तो हो गया। अब जैसे नेक्स्ट है पन, पागलपन, बचपन, लड़कपन, बड़प्पन, बहुत से हैं, लेकिन आपको केवल एक लिखना है और सीधा सीधा 1-1 नंबर मिल जाएगा। देखिए इसमें भी 3 नंबर आपको ये दे के जाएगा। ठीक है, 3 नंबर इसमें ये दे के जाएगा उपसर्ग और 2 नंबर आपको दे के जाएगा प्रत्यय। अब अगला देखिए बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को समास विग्रह करिए। अब देखिए आपको समास कितने पढ़ने हैं। देखिए ये तो था समास, अभी हम इसके बारे में समझा रहे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम क्या है ये भी समझा रहे हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का 2-2 पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, पर्यायवाची तो आप लोग जानते होंगे। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद भी कीजिए। अब एक एक करके हम आपको समझाते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? समास विग्रह। देखिए आपको समास दो पढ़ने हैं, समास भी ज़्यादा है, काफ़ी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो निर्धारण किया गया है वो 2 है। एक है द्विगु समास और एक है द्वंद्व समास। क्या है? द्विगु समास
और द्वंद्व समास। अब इन दोनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव आप लोगों को व्याकरण जो आपके पास होगा, अगर गाइड होगी, विद्या होगा या फिर अवतार जो भी होगा, तो उसमें आपको मिलेगा तत्सम तद्भव। तत्सम हिंदी और संस्कृत रूप होता है, तो उसको भी आप तैयार करिएगा, उसको भी 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए सीमित मात्रा में होते हैं विद्या में, तो आप पढ़ करके उसको या देख करके समझ सकते हैं, आसानी से नंबर उठा सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, याद जरूर करिएगा बच्चों। अब देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसी 2 का 2 पर्यायवाची। अब इंद्र दिया है, बंदर, गंगा, बिजली इसमें दिया है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको पर्यायवाची पढ़ना है, आपके बुक में भी है और विद्या में भी है। तो पर्यायवाची को याद करिए, कोशिश करिए, केवल 2 ही तो करने हैं, सब हर आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, 2 पर्यायवाची याद करना है, और ये भी 2 नंबर देखे जाएगा। देखिए नंबर ऐसे होते हैं 70 में से आपको तुरंत 70 नंबर, 50 में से 50 नंबर 70 मिल जाएगा, तो ऐसे 2-2 करके 3-3 2-4 नंबर करके इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे कि जाकर के आपका जो संगठन होगा, जिससे नंबर आपका बढ़ेगा। तो अब ये मैं सोची कि ये 2 नंबर छोड़ देंगे, नहीं, ये 2-2 नंबर इंपॉर्टेंट है और आप इसको लीजिए, हम समझा रहे हैं इसीलिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया आगे। अब देखिए आगे दिया है मत्ती और नदी का धातु रूप एक वचन, ये संस्कृत वाले खंड काव्य में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी उब जाएंगे। तो 2-3 वीडियो बनाएं, 4 वीडियो बनाएं, जिससे कि थोड़ा कम आप उबे भी ना और पढ़ भी लें। संस्कृत खंड काव्य का भी हम छोड़ के ही रखते हैं। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं कि निबंध। देखिए निबंध आपका श्योर है दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। देखिए काफ़ी विषय दिया गया है, मेरी प्रिय पुस्तक, सूरदास, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद की समस्या, नारी शिक्षा का प्रभाव। देखिए अब इसको एक चीज़ आप समझिए, अब निबंध जो है वो 6 नंबर का है आपका, तो 6 नंबर मायने रखता है। तो 6 नंबर के लिए आपको लगभग पूरा अच्छे से लिखना होगा, अलग अलग देखिए 6 हेडिंग डाल के लिखना होगा। अब निबंध कैसे लिखेंगे आप, निबंध के बारे में, जैसे मेरी प्रिय पुस्तक, ध्यान से समझिएगा, मेरी प्रिय पुस्तक मतलब मेरी प्यारी पुस्तक कौन सी है, जो ऐसी पुस्तक जो आपको जमती हो, अच्छी लगती हो, पसंद हो, जैसे रामायण हो गया या फिर गीता हो गई, कोई भी पुस्तक है, आप उसके बारे में अलग अलग, अब उसका पहले इंट्रोडक्शन, जैसे अगर 6 नंबर लेना है तो दोस्तों अलग अलग डिवाइडर करके अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए 6 नंबर का है, अब उसमें एक आप हेडिंग डाल दीजिए परिचय, ठीक है, परिचय। जैसे मान लो आपको गीता पसंद है तो गीता के बारे में पूरा परिचय दीजिए, फिर उसके बाद में उसकी खासियत एक एक स्टेप बाय स्टेप करके लिखिए। अब ये तो रही बात पुस्तक की। अब जैसे मान लीजिए सूरदास हो गए या फिर आतंकवाद नारी शिक्षा पर का प्रभाव, तो इसमें ये तो और अच्छा है। अब इसी प्रकार से जरूरी नहीं यही आएगा, कोई भी आए, जैसे मान लीजिए होली आ गया, दीपावली आ गया, तो उसका परिचय, फिर सजावट, उसकी खासियत क्या है, अलग अलग टाइप की हेडिंग डालना। जैसे इसमें है नारी शिक्षा का प्रभाव, तो नारी को अगर शिक्षा दी जाएगी उसका क्या प्रभाव होगा, हमारा समाज सुधरेगा, हमारा घर सुधरेगा। नारी को मतलब परिचय दे दीजिए, उसके बाद नारी को शिक्षा देने से हमारा समाज में बदलाव, नारी की शिक्षा देने से हमारे घर में बदलाव। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हेडिंग करके आपको डाल के लिखना है। और ये चीज़ें अब हम इतना तो है नहीं पूरा आपको हम खड़े होकर बोले कि आप लिखिए निबंध, तो ये चीज़ें हमको समझा रहे हैं केवल, और वो आप बुक से लिखिए, बुक से लिख करके नोट करके उसको याद करके खुद समझिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब जो लास्ट और अंतिम इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है, जिसकी अज्ञानता से क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे 1 2 क ख ग घ अलग अलग करके सबका बहुत काफ़ी सारा दिया है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, अब ये किसी एक को नहीं पढ़ना है। अब ये जो होता है दोस्तों, अब इसको आप लोग देख चुके हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए जो है मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, उसके बाद में अग्रपूज है, जय सुभाष है। तो अब इसमें और भी होंगे, अभी मातृभूमि के लिए है। आप विद्या में जाएंगे लास्ट में जब जाएंगे, या फिर किसी भी गाइड में या बुक में जब लास्ट में जाएंगे, तो ये 7 सर्गों में दिया रहता है दोस्तों। और अभी हम पूरा बता दें आपको, कर्ण है, कर्णवीर भरत है, तुमुल है, तुमुल खंड काव्य है। तो अब इसमें क्या है, आप देखिए आप पहले ये पता करिए कि आप किस जिला से डिवाइड करते हैं। आप जिस जिला के हैं, अब विद्या में या गाइड में आप देखेंगे, अब तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप एक जन पढ़ रहे हैं, अब आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं वीडियो, ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम किसी एक ये नहीं बता सकते कि आपको यही पढ़ना है। हर जिला का हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहता है ये। तो पहले आप ये पता करिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप विद्या में जब देखेंगे वहाँ दिया रहेगा कि जैसे
मातृभूमि किस किस जिले के लिए है, और कर्ण है तो ये किस किस जिले के लिए है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये पता करना है। पता करने के बाद उसको सातों सर्ग याद कर लेने हैं, क्योंकि ये 3 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे और आसानी से अगर उस पर जोर करके उसको याद कर लिए तो आपको आराम से दोस्तों 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके हिंदी का थोड़ा सा हम जो समझाने की कोशिश किए। अब जो चीज़ें छूटी हैं, जैसे संस्कृत वाला भाग छूटा है और अभी काफ़ी चीज़ें छूटी हैं, अभी तो हम केवल समझाएं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब उन क्वेश्चन को समझाने का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आने बाकी हैं। मैथ, गणित, साइंस, विज्ञान, ठीक है, ये सब्जेक्ट, इंग्लिश के बारे में अच्छी जानकारी देंगे आपको, और सामाजिक विज्ञान तो जो कैसे पढ़ें आप, इतना कहानी है, इतना क्या याद करें, कैसे याद करें, तो सब के लिए बहुत ही अभी लॉजिक है, तरीके हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। इसलिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जय हिंद दोस्तों।